जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दिल्ली को पूर्ण राज्य दर्जा दिए जाने की, इसका जिक्र मनीष सिसोदिया भी कर रहे हैं और ये बात अंदर यही हुई है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले हम समन आरसीआर ही चलते हैं। अशोक सिंघल वहां पर मौजूद है। अशोक सिंघल जी, बीजेपी की भी जाहिर है इस पे पैनी नजर रही होगी, इस मुलाकात के क्या मायने निकलेंगे। दिल्ली सरकार एक लिहाज से, आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमसे प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन इस मुलाकात को लेकर सरकार के भीतर और बीजेपी के भीतर क्या हलचल थी और क्या हलचल अब होगी? ठीक है प्रश्न, एक तो ये इनविटेशन एक औपचारिक मुलाकात थी, कर्टसी कॉल थी कि प्राइम मिनिस्टर को न्योता देना था शपथ समारोह के लिए 14 तारीख को। दूसरा, अरविंद केजरीवाल बड़े स्मार्ट पॉलिटिशियन कह सकते हैं अब तो, क्योंकि वो चुनाव जीत चुके हैं, पूर्ण बहुमत की उनकी सरकार बनने जा रही है, वो मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहते। उन्होंने जब भी कल भी मुलाकातें हुई केंद्र के मंत्रियों के साथ और आज प्राइम मिनिस्टर के साथ, उन्होंने तुरंत पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर डाली कि पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने मैनिफेस्टो में भी बात डाली थी और अब देखना ये होगा कि वो पूर्ण राज्य का दर्जा पार्टी सरकार उनको देती है कि नहीं देती है, उनकी पार्टी ले पाती है कि नहीं ले पाती है। इसको वो भुनाएंगे, इस मुद्दे को वो कहेंगे कि देखिए मैंने आते ही ये पहला मुद्दा सरकार के सामने रखा कि आपको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए दिल्ली को, और ये इस मौके पर उन्होंने कहा। लेकिन पार्टी के भीतर अब ये दबाव रहेगा, बीजेपी के भीतर भी, केंद्र सरकार के भीतर भी, कि पूर्ण राज्य का दर्जा दें उसको। और अरविंद केजरीवाल अगर नहीं देगी तो इसका भी एक मुद्दा बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल की यही एक खासियत है कि वो किसी भी मुद्दे को अपने पक्ष में बुनाने में एक माहिर माने जाते हैं। और कल से देखिए आप, मुख्यमंत्री बने भी नहीं आते उन्होंने पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर डाली है, चाहे वो गृह मंत्री थे, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे या खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी थे। तो कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा बीजेपी के भीतर भी है, क्यों नहीं उन्होंने जो विजन डॉक्यूमेंट लाया उसमें पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग की। अब अरविंद केजरीवाल इसको लेकर के तमाम मुद्दा बनाए हुए हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हम आलोक जी बड़ा छोटा छोटा जवाब चाहेंगे। इतिहास किसे याद रखेगा अगर पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, अरविंद केजरीवाल को या प्राइम मिनिस्टर मोदी को? तो केजरीवाल को ही कहा जाएगा, क्योंकि क्रेडिट उनको मिल जाएगी, उन्होंने उसको लिया होगी तो क्यों और प्राइम मिनिस्टर याद उसके बाद, मतलब ठीक है, दावा तो सरकार हमेशा करती है संसद में पास कराने का, लेकिन दबाव बना करके दिल्ली के वालों को लगा कि भाई उन्होंने, चूंकि बीजेपी ने इस बार अपने विजन डॉक्यूमेंट में उस तरह से जगह नहीं दी, तो मुझे लगता है क्रेडिट कोशिश करेंगे केजरीवाल, जैसे हर राज्यों में करते हैं। छत्तीसगढ़ यदि बना तो लोग कहते हैं ना हमने बनवाया, हमने बिल्कुल शुरू के समय में याद रखा जाता है। आपको याद है, वाजपेयी को रखा जाता है। इतिहास किसे याद रखेगा अगर सपोज कीजिए ये सहमति हो जाती है? कि अगर मोदी जी समझते हैं कि इतिहास जो है वो केजरीवाल को याद नहीं रखेगा, उनको याद रखेगा, तो उनको क्या दिक्कत पेश आएगी कि वो इसमें मदद करें? उनको मालूम है कि इतिहास केजरीवाल को याद रखेगा, भाजपा को नहीं याद रखेगा, क्योंकि भाजपा इसमें पूरी मदद तो कर भी नहीं सकती है। केजरीवाल की भी मदद चाहिए, क्योंकि लोकसभा से वो इस बिल को निकलवा दें, राज्यसभा की मदद तो चाहिए केजरीवाल की। तो केजरीवाल तो अंततः अपना पूरा श्रेय जो है इतिहास लेकर के केजरीवाल को याद रखेगा। सोनकर शास्त्री जी, अगर प्रधानमंत्री की सहमति बन जाती है, और क्या आपको भी लगता है कि इतिहास केजरीवाल को याद रखेगा अगर वाकई पूर्ण राज्य का दर्जा इस दौर में मिल जाता है? तो देखिए, ये जो चर्चाएं हो रही हैं उसमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी भी लगातार दिल्ली को पूर्ण राज्य देने के बारे में मांग करती रही है, और आने वाले समय में अगर कोई इस प्रकार की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी की उस प्रतिबद्धता से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब ये सारी चीज़ें परिस्थितियों पर डिपेंड करती हैं। परिस्थितियाँ आज बदली हुई हैं, आपके लोग भी चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी पहले से इस संदर्भ में अपनी मनसा स्पष्ट कर चुकी है। शास्त्री जी, आपने जवाब नहीं दिया, आपने जवाब नहीं दिया। हमें खुराना साहब भी याद आ रहे हैं, साहिब सिंह वर्मा भी याद आ रहे हैं, चंद दिनों के लिए सुषमा स्वराज भी याद आ रही है, और फिर शीला दीक्षित भी याद आ रही है। हर कोई पूर्ण राज्य चाहता था। इतिहास किसे याद रखेगा अगर पूर्ण राज्य का दर्जा इस मौके पर हो जाता है? नहीं, यही तो बात है कि अगर इतिहास, या अगर केजरीवाल जी की बात आप कर रहे हैं कि उनको इतिहास याद करेगा, तो इतिहास साहब सिंह वर्मा का, सुषमा स्वराज का और मदन लाल खुराना को भी याद करेगा कि उन लोगों ने भी मांग किया था। लेकिन सच्चाई तो ये है कि यूपीए सरकार 10 साल तक यहाँ थी, कांग्रेस सरकार यहाँ पर 15 साल तक यहाँ थी, लेकिन उस बीच नहीं हो पाया। इसका मतलब है दे दिया जाना चाहिए ना? नहीं, देखिए, वहाँ बिल्कुल दे दिया जाना चाहिए। मैं व्यक्तिगत तौर से ये बात आपसे शेयर कर रहा हूँ जी। लेकिन जहाँ तक मांग की बात है, हमारी पार्टी ने भी मांग किया है, और आज हमारी पार्टी केंद्र में है। देना तो केंद्र को है।
अगर स्टेट जी। को देना होता तो कब का मदन लाल खुराना जी ही ले चुके होते। तो आशुतोष, इसलिए इतिहास की अगर ठीक बात है, आएगी, आपने जो बात कही, वाकई बीजेपी भी लगातार मांग करती रही, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थी वह भी मांग करती रही। आशुतोष, बड़े ही शब्दों को जो मनीष सिसोदिया ने कहा कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये, केंद्र में बहुमत, राज्य में बहुमत, पूर्ण बहुमत दोनों तरफ है, तो पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए। इतिहास एक ऐसे मोड़ पर क्या वाकई दिल्ली को लाकर खड़ा कर रहा है जहां पर पूर्ण राज्य का दर्जा सिर्फ सियासी बिसात पर प्यादा ना रहे बल्कि वजीर भी बन जाए? यह देखने का मौका लगता है आपको मिल जाएगा? देखिए प्रसून जी, ये बात जो आप सवाल कर रहे हैं कि ये मसला सिर्फ पूर्ण राज्य को, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, सिर्फ यहीं तक नहीं है। अगर दिल्ली के अंदर से एक वैकल्पिक राजनीति, एक नई राजनीतिक संस्कृति का मॉडल अगर खड़ा होता है तो तब तक अधूरा रहेगा जब तक कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलता। क्योंकि पूर्ण राज्य के दर्जे के साथ दिक्कत क्या है, इसमें हमारे पास कानून और व्यवस्था नहीं होती, पुलिस किसी और के पास होती है। तो एक जनतांत्रिक सरकार, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, वो पूरी तरीके से लोगों की आकांक्षाओं पर उस तरीके से न्याय नहीं कर सकती। इसके लिए जरूरी यह है कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। क्योंकि हम दिल्ली के अंदर जब हमको 67 सीटें मिली हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं 67 सीटें मिली हैं कि हमें यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन का एक नया मॉडल एस्टैब्लिश करना या गवर्नेंस का नया मॉडल एस्टैब्लिश करना, बल्कि हमें एक वैकल्पिक राजनीति, नई राजनीति, क्लीन पॉलिटिक्स, अफोर्डेबल पॉलिटिक्स का नया मॉडल डेवलप करना है। और यह नया मॉडल जो होगा वो पिछले 68 साल की जो राजनीति है, जिसकी वजह से राजनीति एक गंदा शब्द बन गई है, उसके विरोध में आके खड़ी हो जाती है। और दिल्ली से ही ये उम्मीद जगेगी कि देश की राजनीति को बेहतर किया जा सकता है, साफ किया जा सकता है, स्वच्छ किया जा सकता है, और आम आदमी, कोई भी आम आदमी जो है वो इस लोकतंत्र के अंदर अपने आप को स्टेक होल्डर समझ सकता है। मेरे ख्याल से पूर्ण राज्य का दर्जा उस संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर हमें देश के अंदर एक नई राजनीति की ऊर्जा को पूरे देश के अंदर फैलाना है तो हमें पूर्ण राज्य का दर्जा वाकई में मिलना ही चाहिए। प्रधानमंत्री की मुलाकात और उससे पहले राष्ट्रपति की मुलाकात, हमें लगता है दो तस्वीर देखिए जरा, इससे भी कुछ कई चीजें निकलेंगी। प्रधानमंत्री ने हाथ मिलाया, गुलदस्ता देखिए, गुलदस्ता दिया, फिर हाथ मिलाया, फिर मनीष सिसोदिया से हाथ, मनीष सिसोदिया ने पहले प्रणाम किया, उसके बाद ये मुलाकात, औपचारिकता शुरू हुई, बातचीत शुरू हुई। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति गले लगे हुए हैं और उन्होंने बहुत देर तक पकड़े रहा अरविंद केजरीवाल को। और ये जो तस्वीर है ये क्या सोचने को मजबूर करती है या क्या दिखाती है? नहीं, देखिए, दोनों के बीच में वो बेतकल्लुफ अंदाज तो नहीं है जो आमतौर पे आप देखते हैं। जैसा भी आपने देखा कि मोदी जी और बराक ओबामा की मुलाकात हुई या और जो मुलाकातें होती है उसमें नरेंद्र मोदी ठहाका भी लगाते हैं, हंसी ठट्टा भी करते हैं, बल्कि कई बार खुद भी चाय आजकल बना के पिलाने लगे। तो बिल्कुल नितांत औपचारिक मुलाकात लगती है। और चूंकि इसकी पहल मोदी जी ने ही की थी, ये एक अच्छी बात थी कि उन्होंने ही बुलाया, उनके बुलावे पर ये लोग गए थे। और चूँकि अरविंद राजनीति अपने ढंग से करते ही हैं तो उन्होंने इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया और ये मौका अब औपचारिक मुलाकात से आगे बढ़ कर के और दिल्ली की मांग कि हम अभी सत्ता में आने से पहले अपना काम शुरू कर चुके हैं और एक तरीके से नहले पे दहला जो है उन्होंने मारा है। और इसका जो निमंत्रण मोदी जी का जो था उसका ज़्यादा फायदा मुझे लगता है केजरीवाल ने उठा लिया है। चलिए, दो तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति गले लगा रहे हैं, यहाँ हाथ मिलाया जा रहा है। दो तस्वीर जो नहीं आ पाई है स्क्रीन तक, उसमें दो आलोक जी, उसमें एक और तस्वीर थी, राजनाथ सिंह ने भी गले लगाया, गृह मंत्री हैं देश के। दूसरी तरफ शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ठीक इसी तरीके से मिले, गुलदस्ता दिया, हाथ मिलाया, फोटो अप हुआ और फिर थोड़ी सी बातचीत हुई। ये इंडिविजुअल लेवल पे चीज़ें देखी जाती हैं या इसके कुछ पॉलिटिकल मायने होते हैं? देखिए, पॉलिटिकल इसलिए कि राजनाथ भी बड़े चतुर वो हैं, उनमें वो कम से कम मीठा बोल करके जो भी उनकी लड़ाई है वो लड़ते रहते हैं। मोदी थोड़ा ज़्यादा मेरा ख्याल है कुछ मामलों में तीखे भी हैं, वो चाहे अपने उनके पार्टी के लोगों को भी आप देखेंगे। और मैं अभी थानवी से भी कह रहा था और आपसे भी कि किस तरह से कुछ मामलों में वो बहुत ज़्यादा कठोरता के साथ भी राजनीति से निपटते हैं। चलिए, 22 मिनट नहीं 17 मिनट हुई है जो बातचीत। हम लोग जो कह रहे थे कि 29 मिनट तो टोटल उन्होंने वक्त गुजारा। रीमा, क्या और जानकारी आई? 17 मिनट तो हमने स्क्रीन पे दे दिया कि 17 मिनट तक संवाद हुआ है। रीमा, हमारी आवाज आ रही है? 17 मिनट में बड़ी बातें हो सकती हैं, मतलब सिर्फ पूर्ण राज्य की मांग और सिर्फ निमंत्रण देना भर नहीं होगा, कुछ और बातें भी हुई होंगी। रीमा, हमारी आवाज आ रही है आपके पास? चलिए, वहां फोन कट गया है,
लेकिन जो जिक्र अब इसमें निकला है कि पूर्ण राज्य को लेकर जटिलता क्या है, पहला सवाल आलोक जी, जटिलता क्या है, बेसिक जटिलता क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है लॉ एंड ऑर्डर। दो, पुलिस की व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन है, और डीडीए जो जिसके पास जमीन के हक हैं, आपको हमको भी मकान या जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मकान मिलते डीडीए और लॉ एंड ऑर्डर दो बड़े ऐसे मुद्दे हैं जिसमें करोड़ों अरबों रुपया भी शामिल है। मतलब आप देखिए उसके वित्तीय रिप्रिकॉशन भी हैं, क्योंकि पैसे की कमाई, यदि आप सही जनता की भाषा में, आम आदमी की भाषा में बात करें, कि पुलिस वाला होम मिनिस्टर तक पैसा पहुंचाता है, राज्यों में भी और यहाँ भी। डीडीए सबसे भ्रष्ट संस्थाओं में, और डीडीए सबसे भ्रष्ट संस्थाओं में मानी गई है। वो दोनों संस्थाएं जब तक केंद्र के अधीन है तो उसमें बहुत सारे काम होते हैं, कई तरह की गड़बड़ियां भी होती है, और विकास के नाम पर भी लॉ एंड ऑर्डर डीडीए, आपने दो बात बताई, और क्या जटिलता है थानवी साहब? देखिए, मैं मानता हूँ जमीनों का जो मामला है, जमीनें भी केंद्र के अधीन हैं। दिल्ली की जो जमीनें हैं वो जमीनें दिल्ली सरकार के पास में नहीं है। तो हम बार बार पुलिस की बात तो करते हैं कि पुलिस जो है वो दिल्ली के अधीन आनी चाहिए। इसका मतलब है जो भूमि अधिग्रहण लागू हुआ, दिल्ली सरकार चाहे कि नहीं लागू कर सकते तो नहीं कर पाएगी? नहीं, वही तो बात है ना कि वो तो इसीलिए केंद्र सरकार की आलोचना हो रही है। यहाँ तक कल अन्ना हजारे भी बोले थे, उन्होंने बल्कि भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर के ही अचानक जो है अन्ना हजारे केंद्र सरकार के खिलाफ हुए। तो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार का जो तनाव है, यहाँ पे तनाव की गुंजाइश नहीं, क्योंकि आपके पास अधिकार ही नहीं है उसका। आशुतोष, एक सहमति है लॉ एंड ऑर्डर और डीडीए, यानी जमीन का मसला है और कानून का मसला है। आप बोल रहे थे कि नहीं, पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो सब कुछ अनुकूल हो जाएगा। नहीं, इसलिए क्योंकि जो आधा राज्य है वो पूर्ण न्याय, पूर्ण इंसाफ नहीं कर सकता। और जब कानून व्यवस्था की स्थिति आपके हाथ में नहीं है, जब जमीन आपके हाथ में नहीं है, तो आप सोचिए कि किस तरीके की व्यवस्था और किस तरीके का शासन चलेगा। दूसरी बात यह कि आपको कोई ऐसा कानून बनाना है अपने विधानसभा के अंदर जिसका कोई वित्तीय संदर्भ है, तो उसके लिए भी आपको गृह मंत्रालय से अनुमति लेनी पड़ेगी। इसलिए हम कहते हैं कि दिल्ली को अगर हमें संपूर्ण राज्य करना है, संपूर्ण विकास करना है, संपूर्ण न्याय लोगों के साथ करना है, तो हमें पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए।